हेलो, मैं मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस ये बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के बनने को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट दो तरह से बनते हैं। तो स्पर्म बनेगा जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। एक तो ओवम बनेगा जिसे एग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो गैमीट बनते हैं। स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम जिस प्रोसेस से बनता है उसे बोल देते हैं oogenesis, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने के प्रोसेस को, और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis, मतलब ओवम बनने के प्रोसेस को। स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? ये टेस्टिस में होता है। जैसे कि मान लो 2 टेस्टिस हैं, हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। ऐसे 250 होते हैं, 250। और हर लोब्यूल के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग। तो 1 से लेकर 3 तक की प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम निकालें और इसका एलएस कर दें, काट दें, मतलब इसको यहाँ स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से। एलएस लॉन्गिट्यूडिनल साइड इसका काटें तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है देखते हैं। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने एलएस काटा और यहां पर निकाला। तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है इस तरीके की सेल, उसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, गिवन न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ठीक है ना। अब ये तो स्पर्म बनाती नहीं, ये तो न्यूट्रिशन देती है उसको। तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये इसी से स्पर्म बनता है। स्पर्मेटोगोनियम एक है तो स्पर्मेटोगोनियम बोल देते हैं, बहुत सारे तो स्पर्मेटोगोनिया, दोनों एक ही नाम है। इसमें टर्म बहुत क्लियर करना जरूरी है क्योंकि टर्म का ही कंफ्यूजन होता है। स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं जब एक है सेल, और बहुत सारी सेल हैं तो स्पर्मेटोगोनिया बोल देंगे। तो सपोज करिए ये सेल है, ये भी सेल है, ये इससे जुड़े हुए होते हैं क्योंकि इसको न्यूट्रिशन इसी से मिलता है, ठीक है ना। इस तरीके से दिखा रहे हैं, मेरे सेल इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये है स्पर्मेटोगोनिया। प्यूबर्टी को हिट करता है, तब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये किसको? ये पिट्यूटरी को।
हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी को हिट करता है, और पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलेंगे जिसको बोलते हैं FSH और LH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये किसको हिट करेगा? लेडिग सेल को, लिडिक सेल को। और इससे क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH, GnRH से ये हिट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को, पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH। LH लीडिंग सेल को हिट करेगा जिससे टेस्टोस्टेरोन बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन जब बनता है तब स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये हार्मोन्स पीछे वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आने लगेगा, अब यहाँ पर मिटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। मिटोसिस मतलब ये जो एक स्पर्मेटोगोनियम है, ये आगे चल के डिवाइड होके और सेल बना लेती हैं मिटोसिस से, इस तरीके से। ये अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये है स्पर्मेटोगोनियम, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n। मिटोसिस के बाद भी ये जो मिटोसिस देख रहे हैं आप, ये आगे बन चुका है, सॉरी, मिटोसिस होने के बाद भी ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने रहते हैं? 2n। यहां तक क्लियर हुआ? पहले स्पर्मेटोगोनियम था, ये डिवाइड होके ऐसा सब कहीं यहाँ पर, और ये इससे जुड़े ही हैं, तो दिखाना है इस तरीके का स्ट्रक्चर बने। पहले स्पर्मेटोगोनियम था, मिटोसिस हुआ, मिटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, दो ही सेल बनते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका क्रोमोसोम नंबर सेम है। फिर इसके बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ। अच्छा, मियोसिस समझने के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए 2n है, और यहाँ अगर मियोसिस फर्स्ट 2 होता है ना, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा, 2n से हो जाएगा n। फिर इसके बाद जब मियोसिस सेकंड होगा, फर्दर यहाँ मियोसिस सेकंड हुआ, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बस सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल मियोसिस सेकंड सेम एज होता है मिटोसिस की तरीके से, मिटोसिस की तरीके से होता है। तो पहले मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं, फिर क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सेम यही चीज़ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, इसमें से कुछ सेल, जो सेल स्पर्मेटोगोनिया थी, ये मिटोसिस करके और सेल बन गई, जिसको बोल दिया हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन्हीं सेल का मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट में देखिए क्या है, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं, मतलब ये अभी 2n है। अब ये इससे जो आगे स्ट्रक्चर बनेगा, इस दूसरे रंग से दिखाते हैं, ये इससे सपोज करिए ये स्ट्रक्चर बन रहा है ग्रीन कलर का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस फर्स्ट जब हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हो गए n, और अब इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जितनी सेल मैच्योर होती जाती हैं वो बीच में आती जाती हैं, बीच के हिस्से को बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि खाली जगह है, खाली जगह को ल्यूमेन बोलते हैं। और किसकी खाली जगह है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही एलएस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले था स्पर्मेटोगोनियम, फर्दर उसमें मिटोसिस हुआ, बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
फर्दर उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके बाद उसमें मियोसिस सेकेंड हुआ, तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही है, इसमें क्रोमोसोम नंबर n ही रहे। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो बन जाता है स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड यहाँ दिखा देते हैं, इससे टच इसी से धसे रहते हैं इसमें, इस तरीके से स्पर्मेटिड, ये आगे करो स्पर्मेटिड दिखा दिया, ठीक है ना। ये है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड स्पर्म का स्ट्रक्चर तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और स्पर्मेटिड है इस तरीके से भी, मतलब सेल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्म बनता है जब, इसको स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं स्पर्म को, ये जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब ये जो सेल आप देख रहे हैं ये स्पर्मेटिड है और इसमें टेल निकल आती है, बस ऐसा समझ लीजिए। ये इस तरीके धसे होते हैं, इसी में एम्बेडेड होते हैं, इसी सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, जिसको बोल देते हैं स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है जिस प्रोसेस से, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरे स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए जरा सा अंतर है स्पेलिंग का, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियो आ जाए मतलब मी छोटा सा प्रोसेस है, स्पर्मेटिस्ट से बना देता है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजेनेसिस आप समझ सकते हैं बड़ा प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा टर्म का खेल है, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद ये जो इसमें धसे हुए हैं, अभी भी ये जो स्पर्म बन गए, इसका सर जो है इस सर्टोली सेल में धसा हुआ है। ये जब इससे बाहर निकल कर जब यहाँ आते हैं ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये यहाँ पर जब आते हैं सेल, ये स्पर्म, तो इस प्रोसेस को मतलब रिमूवल ऑफ हेड फ्रॉम द सर्टोली सेल, मगर एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा लिख रखा है, स्पर्म हेड रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सही भी मानेंगे फिलहाल, मगर वो सर्टोली सेल से निकालते हैं, इसको बोल देते हैं स्पर्मिएशन। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। स्पर्मिएशन जब सर बाहर निकाल दें, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, और स्पर्मेटोजेनेसिस अगर बोलते हैं तो पूरे इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। तो यही प्रोसेस है पूरा, आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ये सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है, इस शुरुआत से अच्छा देख लेते हैं। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर भी ट्यूब लाइक, मतलब बहुत राउंडेड में पड़ी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने एलएस काटा और उसको ऐसे देखा, ठीक है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो नीले रंग का है, ये पूरा नीले रंग का, ये होता है सर्टोली सेल, चारों ओर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को। पूरा स्पर्म जो बन रहा है इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, सर्टोली सेल से ही मिल रहा है। तो अब यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है जिससे स्पर्म बनना है। स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं एक है तो, और स्पर्मेटोगोनिया ही बोल देंगे अगर दो हैं, या दो से ज़्यादा है, कई सारे सेल हैं तो स्पर्मेटोगोनिया बोल देंगे, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया में मिटोसिस होता है, सबसे पहले मिटोसिस होके फर्दर इन्हीं से और स्ट्रक्चर आगे बन गए, ठीक है। यहाँ पर फिर मिटोसिस होकर जो पहला स्ट्रक्चर बनता है इसको बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, टुवेन।
इसमें फिर मियोसिस फर्स्ट होता है और ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाते हैं, इसको जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं। ये देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, तो वहाँ 2n था, यहाँ हो गया n। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन गया स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर स्पर्म बन तो गए मगर अभी भी इनका असर इसमें धंसा हुआ है। ये जो स्पर्म बने हैं ये यहाँ का स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिड आपको देखना है तो ये जो धंसे हुए सेल हैं यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो धंसे हुए हैं, और धंसे हुए सेल में अगर टेल निकल आ रही है तो इसको बोल देते हैं स्पर्मेटोजुआ, मतलब वो भी रिलीज नहीं हुए हैं। मगर जब इनका स्पर्म का हेड रिलीज होता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एनसीईआरटी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दे रखा है मगर वो सर्टोली सेल से हो रहा है, तो अभी एनसीईआरटी को ही सही मानते हैं, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, जो यहाँ से स्पर्म निकाल कर बाहर यहाँ ले आए और बीच में आ जाए, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई थिंक आपको स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हो गया होगा। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 पार्ट मेन होते हैं। फर्स्ट है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है मिडिल पीस और चौथा है टेल। स्पर्म के 4 पार्ट ही मेन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हेड, नेक है ना, फिर मिडिल पीस है, अगर पैर है तो मतलब पैर ना हो के टेल हो तो टेल हो जाएगा। 4 पार्ट मेन इसमें डिवाइड किए गए। तो फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट कंटेंट होते हैं, जैसे कि देखिए पहले तो एक्रोसोम। फर्स्ट पार्ट में पहला कौन सा पार्ट है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, जो कि रप्चर करता है आउटर लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा ऑफ एग सेल का। जो एग जहाँ जिसको फर्टिलाइजेशन करना है वहाँ की आउटर लेयर जो कोरोना रेडिएटा होता है उसको रप्चर करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। दूसरा होता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। हेड में 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्रोसोम जिसका काम है रप्चर करना, मतलब तोड़ फोड़ देना, ये समझ लो, जहाँ टकराएगा उसे तोड़ देगा। और न्यूक्लियस की बात करें, दूसरा न्यूक्लियस है जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है n। इस पूरे हेड को या पूरे होल बॉडी को कवर कर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, ठीक है ना। हेड क्लियर हो गया आपको। टेल में देखें, सॉरी नेक में देखें, नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं। पी जो हेड के पास होता है उसको बोलते थे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो हेड से थोड़ा दूर है वो होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है। ये जो बीच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्सियल फिलामेंट है, और ये टेल में जाके आखिरी में फ्लैजिला बना लेता है। इसीलिए एक ही फ्लैजिलेटेड सेल होती है स्पर्म, जो कि मोटाइल होती है। अब एक्सियल फिलामेंट में नेक का क्लियर हो गया, 2 चीज़ें हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बनाता है। अब आ जाते हैं हम लोग मिडिल पीस पर। मिडिल पीस में देखें तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो ये देख रहे हैं, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये स्पायरली अरेंज होते हैं और इसके अरेंजमेंट को ही बोलते हैं नेबन कर्न। ये पूछा जा चुका है, नेबन कर्न बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के स्पायरली अरेंजमेंट को। माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। जब टेल मूवमेंट होगी तब स्पर्म ये मतलब मोटाइल रहेगा, मूव करेगा अपनी जगह में। तो टेल की मूवमेंट कहाँ से मिलता है एनर्जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया से। और अगर टेल मूवमेंट नहीं कर रही है तो वो मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो एसेंशियल कंडीशन है फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए कि टेल मूवमेंट करे। इसमें भी देखिए 2 चीज़ें हैं। जब एक क्वाइटस होता है, मतलब एक सेक्स के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। स्पर्म में भी आपको क्लियर कर दे, स्पर्म में क्या क्या स्पर्म अलग है और सीमेन क्या डिफरेंस। सीमेन में क्या होता है? ओनली 10% स्पर्म होते हैं।
जिसमें से 60% सेमाइनल वेसिकल का पार्ट होता है और प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल का 30% कंटेंट होता है। तो ओनली अगर पूरा सीमेन जो निकलता है, मिल्की फ्लूइड जो होता है, उसमें ओनली 10% ही स्पर्म होते हैं, बाकी और सबका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक कोइटस मतलब सेक्स के दौरान 200 से 300 मिलियन, बहुत हो गए, इतना स्पर्म निकलता है। 60% शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जैसे कि आड़ा टेढ़ा नहीं, जो शेप बोला गया है बिल्कुल ऐसा ही 60% स्पर्म का शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें से 40% क्या मोटाइल भी हों, तभी वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। तो आई थिंक, और ये टेल हो गया फोर्थ पार्ट, और उसमें फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिलेटेड सेल एक ही होती है, स्पर्म। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।